बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 मई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज सबसे पहले मौसम के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के समुद्री तट से टकराए चक्रवाती तूफान रिमेल का असर बिहार में भी देखने को मिल सकता है। जहां आपको बता दूं कि इस तूफान का नाम है रिमेल। जी हां, जब मौसम विभाग ने इसको देखते हुए अलर्ट जारी किया है। बिहार के कई जिलों में इस चक्रवाती तूफान रिमेल का असर दिखेगा। इस चक्रवाती तूफान के कारण बिहार के उत्तरी भाग में बारिश होने की संभावना है। इससे अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी, साथ ही साथ गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। बिहार के पूर्वोत्तर इलाके से शुरू होकर के अगले 5-6 दिनों तक लगभग पूरे बिहार के मौसम पर असर रहेगा। इस दौरान कई जिलों में हल्की से मध्यम और फिर कहीं कहीं अधिक बारिश हो सकती है। चक्रवाती तूफान के कारण 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और फिर ज्यादातर इलाकों में बादल छाए रहने की आशंका बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार में तेज आंधी के साथ बारिश, तो दक्षिण बिहार में बादल छाए रहने और फिर कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। जब बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, बांका और जमुई में अधिकतर स्थानों पर 27 से 28 मई के बीच बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का मानना है कि इन जिलों में लू की कमी आएगी और पारा भी कम रहेगा। जी हाँ, 27-28 तारीख तक यानी कि आज तक। जी हाँ, मौसम विभाग ने बताया है कि इलाके में बारिश, पिछाड़ पड़ने और फिर तेज हवा चलने के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। इसके अलावा पूरे बिहार में बौछारें, हल्की बारिश होने की संभावना है। जब पूर्वानुमान में कहा गया है कि 28 से 29 मई के बीच बिहार के सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया, मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में बारिश होगी। जबकि पूरे बिहार में 29 से 30 मई के बीच बादल मंडराते रहेंगे और सभी जिलों में छिटपुट स्थानों पर बारिश हो सकती है। दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल बिहार पहुंचे थे प्रचार करने के लिए। बिहार के बख्तियारपुर में आयोजित इंडिया गठबंधन की रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर के हमला बोला। जब पीएम मोदी ने कहा था कि परमात्मा ने मुझे स्पेशल भेजा है, इस बयान पर राहुल गांधी ने तंज कसा है। इस बयान पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव के बाद जब ईडी के लोग मोदी से सवाल पूछेंगे तो वो यही बताएंगे कि ऐसा परमात्मा ने कहा था मुझे। अडानी अंबानी के बहाने पीएम मोदी को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने 22 से 25 राजा बनाए हैं और 24 घंटे उन्हीं के लिए काम करते रहते हैं। राहुल गांधी के साथ इस रैली में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। जब बिहार की इस रैली में राहुल गांधी ने कहा है कि ये लोग चाहते हैं कि जैसे यहाँ हिंदुस्तान में पहले राजाओं के समय में हुआ करता था वैसे ही चलाया जाए। ये चाहते हैं कि दलितों, पिछड़ों और फिर आदिवासियों के सारे अधिकार छीन लिया जाए और जैसे ही पहले 20 से 25 लोगों का राज चलता था वैसे ही फिर से हो जाए और वही 20 से 25 लोग देश चलाएं। दोस्तों राजधानी पटना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जनसभा में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जम करके निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बिहार के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है, अब वो केवल नफरत फैलाने के लिए बिहार आते हैं, जब पीएम मुद्दे की बात नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम को 40 में से 39 सांसद बिहार ने दिया, लेकिन पीएम ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है, बिहार को धोखा देने का काम किया है। जब पीएम 13 से 14 बार बिहार आ चुके हैं, जब कई रैलियां कर चुके हैं, लेकिन पीएम मुद्दे की बात नहीं करते हैं। पीएम गरीबी का गो नहीं बोलते, बेरोजगारी का बो नहीं बोलते और महंगाई का मौ नहीं बोलते। जब पीएम केवल नफरत फैलाने के लिए बिहार आते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी की भाषा का स्तर इतना गिर चुका है कि कोई भी परिवार के लोग उनका भाषण नहीं सुनना चाहते हैं। क्या बात करते हैं, मंदिर, मस्जिद, मछली, मटन, मुजरा, ऐसी बातों का वो जिक्र करते हैं, वो उनके लिए मुद्दा है। हम पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई की बात करते हैं और वे बात करते हैं भैंस, मंगलसूत्र, मंदिर, मस्जिद, मटन और मुजरा, ये सब बात करते हैं। दोस्तों एआईएमआईएम के सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है, जहां साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी और आरजेडी पर भी जमकर के निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी बिहार आए हुए थे, जहां उनका कहना है कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से बीजेपी नहीं रुकने वाली है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मेरी बात लिख करके रख लीजिए, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके सेव कर लीजिए। लालू यादव और तेजस्वी यादव से बीजेपी नहीं रुकने वाली है। ये बीजेपी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि लालू परिवार केवल खुद को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। लालू परिवार
ये चाहते हैं कि वे किसी तरह से बच जाएं ताकि 2025 में उनके कुछ विधायक जीत पाएं। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव से सवाल किया है कि बताओ पिछली बार अपनी बहन की पाटलिपुत्र सीट से हारने के लिए कितने पैसे लिए थे। उन्होंने कहा है कि आरजेडी AIMIM पर मुस्लिम वोटों को बांटने के लिए आरोप लगाती है ताकि उनके पास जो भी राजनीतिक पूंजी बची है उसे वे सुरक्षित रख सके। मैं ये ऐलान करना चाहूंगा कि हम बिहार में लंबी पारी खेलने जा रहे हैं। हमारी पार्टी ने 5 सीटें जीती और आरजेडी ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर के हमारे 4 विधायकों को खरीद लिया, लेकिन अगले विधानसभा चुनाव में हम वापसी करेंगे। यूपी बिहार में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। जो आपको बता दूं कि राहुल गांधी कल बिहार दौरे पर थे। उन्होंने 3 जनसभाओं में भाग लिया, जिसकी शुरुआत पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के बख्तियारपुर से किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोगों से मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत के लिए वोट की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यह बड़ा दावा कर दिया कि नरेंद्र मोदी अगली बार PM नहीं बन रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। उन्होंने कहा कि 4 जून को चुनाव के परिणाम आएंगे और 5 जून से महागठबंधन सरकार अपने काम करना शुरू कर देगी। हमारी सरकार महिलाओं को 1 लाख सालाना, मनरेगा में 400 प्रति मजदूर और देश भर में 3 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। वहीं पर ग्रेजुएट युवाओं को ट्रेनिंग वाली 1 साल की गारंटी नौकरी दी जाएगी। राहुल गांधी ने दावा किया है कि केंद्र में अगली सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। इसके साथ ही हम अग्निवीर योजनाओं को हम फाड़ करके कूड़ेदान में फेंक देंगे। 4 जून को हमारी सरकार बनने वाली है। अब बिहार के दरभंगा जिला से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सिमरी थाना क्षेत्र के सड़वाड़ा गांव में महज 1 महीने पहले ब्याह गई नवविवाहिता अपने पति का घर छोड़ करके प्रेमी के साथ फरार हो गई, जहां प्रेमी और फिर उसके घर वालों ने भी उसे रखने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर के हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। जी हाँ, वहीं पर घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची सिमरी थाना पुलिस काफी मशक्कत के बाद मामला शांत कराने में सफल हो सकी। पुलिस ने तत्काल नवविवाहिता को प्रेमी के घर के बगल में पड़ोसी के घर में रखने की व्यवस्था कराई। जानकारी के अनुसार 21 अप्रैल को लड़की की शादी मोरो थाना क्षेत्र के बसुआरा गांव में हुई थी। शादी के बाद नवविवाहिता का पति मजदूरी करने के लिए प्रदेश चला गया। इसके बाद नवविवाहिता का प्रेमी उसे मिलने के लिए उसके ससुराल पहुंचा। इस दौरान प्रेमी से मिलते हुए उसे ससुराल वालों ने देख लिया। इसके बाद प्रेमी किसी तरीके से जान बचा करके भाग गया, लेकिन ससुराल वालों ने नवविवाहिता के प्रेमी से मिलने का विरोध करना शुरू कर दिया, साथ ही उसे घर में रखने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद नवविवाहिता सीधे अपने प्रेमी के घर पहुंच गई, जहां प्रेमी सहित प्रेमी के घर वालों ने भी उसे रखने से इनकार कर दिया। इसको लेकर के काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। अब लड़की को ना तो ससुराल वाले रखने को तैयार हैं और न ही प्रेमी के घर वाले उसे रखने को तैयार हैं। लेकिन नवविवाहिता हर हाल में अपने प्रेमी के साथ रहने को लेकर के अडिग है। जब मौके पर पहुंची सिमरी थाना पुलिस ने लड़की को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लड़की किसी भी कीमत पर प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है। दोस्तों, कल राहुल गांधी बिहार में आए हुए थे और बिहार में राहुल गांधी के साथ बड़ा हादसा होते होते बच गया। जब राहुल गांधी जिस मंच पर चढ़े थे वह मंच टूट गया। हालांकि टूट करके नीचे नहीं गया, लेकिन हल्का सा जरूर दब गया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। आपको बता दूं कि इस मंच पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती सहित कई बड़े बड़े नेता मौजूद थे। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं कि कैसे मंच टूटते हुए नीचे दब जाता है। आपको बता दूं कि पाटलिपुत्र में एक सभा के दौरान जब स्टेज पर राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत अन्य नेता मौजूद थे, तभी अचानक से स्टेज टूट गया। इसके बाद कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई। राहत वाली बात यह है कि सभी सुरक्षित है, किसी को चोटें नहीं आई। स्टेज टूटने के बाद का वीडियो भी सामने आया है, जहां वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेज टूटने के बाद स्टेज पर मौजूद राहुल गांधी समेत अन्य नेता एक दूसरे का हाथ पकड़ करके नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कभी शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों पर कड़ाई की चर्चा होती है, तो कभी शिक्षकों की लापरवाही सुर्खियों में रहती है। इस वक्त एक ऐसा ही महिला टीचर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर FIR भी दर्ज हो गई है। जहां वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बिहार में एक महिला टीचर कॉपी को बिना पढ़े, बिना देखे ही चेक कर रही है और नंबर देते जा रही है। महिला ने यह वीडियो रील बना करके सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया, जिसके बाद से ये वायरल हो गई है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की गई है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि महिला टीचर रील बनाने के लिए लापरवाही से कॉपी चेक कर रही है और नंबर दे रही है। वीडियो वायरल हुआ तो फिर लोगों ने सवाल उठाया है कि महिला टीचर लापरवाही से कॉपी चेक करके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर महिला टीचर के 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वे लापरवाही से कॉपी चेक करती हुई दिखाई दे रही है। बताया गया है कि इस महिला टीचर के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में है।
दोस्तों बिहार में गेहूं की खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में गेहूं बेचने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। बिहार के किसान कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार सरकार के द्वारा साधारण गेहूं के लिए भाव 2188 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जबकि अच्छी क्वालिटी के गेहूं के लिए उनकी कीमत 2233 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। रैयत किसान अधिकतम 150 क्विंटल गेहूं की ही बेच सकते हैं। वहीं पर ऐसे किसान जो गैर रैयत कैटेगरी में आते हैं, जो दूसरे की खेतों में खेती करते हैं, वे अधिकतम 50 क्विंटल गेहूं इस माध्यम से बेच सकते हैं। इसको लेकर के सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। वहीं गेहूं बेचने का पैसा सीधे बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। जब किसानों से गेहूं को खरीदने का काम राज्य के सभी जिलों में पंचायत स्तर पर चयनित की गई है। प्राथमिक कृषि साख समिति और फिर प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के माध्यम से किया जाएगा। किसान इस जगह पर अपने गेहूं के फसल को बेच सकते हैं। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल 27 मई को अपने गृह जिला नालंदा के हिलसा पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी इच्छा है कि बिहार में 40 सीट है और 40 सीट जीते हम लोग, और देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ही बने और देश का विकास होगा। बिहार के विकास में भी सहायता करेंगे। वहीं पर नालंदा में नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर जमकर के निशाना साधा और कहा कि साल 2005 के पहले क्या स्थिति थी, जब पूरी तरीके से जंगल राज था, जब डर की वजह से कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था, जिससे मुक्ति हमने और फिर बीजेपी ने दिलाई है। हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम के बीच होने वाले लड़ाई से भी मुक्ति दिलाई है। अब देखा जाए तो फिर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं हो रहा है, जब हम लोग हर क्षेत्र में पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य हो या फिर सड़क हो या बिजली हो या फिर पानी हो, हर क्षेत्र में काम हुआ है। सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा कि जो हम लोगों के खिलाफ है वो मुस्लिमों के लिए एक भी काम नहीं किया और बोलता है कि मुस्लिम मेरे साथ है। हम तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से कहेंगे कि वे लोग कोई काम देता था, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराता था। इसको हम और बीजेपी मिलकर के बंद करवाए हैं, इसलिए इधर उधर क्यों जाइएगा। हम लोगों ने अब तय कर दिया है कि अब इन लोगों के साथ कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ साल 1995 से हैं और आगे भी रहेंगे। दोस्तों राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर के निशाना साधा है और कहा है कि लंबे भाषण देना बंद कर दीजिए। देश के युवाओं को बताएं कि आपने उन्हें रोजगार कितना दिया। बिहार के बख्तियारपुर में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप लंबे लंबे भाषण देना बंद कर दीजिए, आप देश को बांटने की कोशिश मत करिए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से कहा कि आप सबसे पहले देश के युवाओं को ये बताएं, बिहार के युवाओं को बताएं कि आपने हिंदुस्तान के युवाओं को कितना रोजगार दिया है या कितनी नौकरियां दी है। आपने 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन आपने एक को भी नौकरी नहीं दी। उन्होंने कहा कि इनकी पॉलिसी का यही नतीजा है कि हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। उन्होंने मौजूद लोगों से कहा कि पहले आपके लिए अलग अलग रास्ते थे, पहले सेना में जा सकते थे, पब्लिक सेक्टर में जा सकते थे, प्राइवेट सेक्टर में जा सकते थे, लेकिन पीएम मोदी ने नोटबंदी और फिर जीएसटी लागू करके रोजगार के रास्ते बंद कर दिए हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि सेना में अग्निवीर लागू करके जवानों को मजदूर बना दिया है। जब राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी कुछ भी कहें, 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। अग्निवीर योजना को फाड़ करके हम लोग कूड़ेदान में फेंकने वाले हैं। जी हाँ, ये मोदी की योजना है। आर्मी इस योजना को नहीं चाहती है। हमारा पहला काम अग्निवीर को खत्म करना होगा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए तेजस्वी यादव को जेल भेजने वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। जब पीएम मोदी के बयान के खिलाफ विपक्ष के तमाम नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पीएम मोदी के बयान पर हमला बोलते हुए विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी ने कहा कि ये सहन नहीं होगा और हम लोग मुकाबला करेंगे। पीएम मोदी ने पूरे बिहार के युवाओं को धमकी दी है। आपको बता दूं कि पीएम मोदी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि नौकरी के बदले जमीन मामले से जुड़े हुए सभी लोगों को जेल भेजा जाएगा। इससे पहले मुकेश सहनी ने पीएम मोदी के बारे में कहा था कि वे लोगों को बरगला रहे हैं, तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। जब लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिहार आगमन पर मुकेश सहनी ने कहा कि हम लोगों ने पहले से ही कमान संभाल रखी है। राहुल गांधी आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग सभी सीट जीतने जा रहे हैं। दोस्तों दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बिहार में बक्सर में आकर के अलग अंदाज में चुनाव प्रचार किया है। जब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बक्सर से बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के लिए सुरीले अंदाज में चुनाव प्रचार किया और वोट मांगे। मनोज तिवारी ने गाना गा करके प्रचार किया। इस दौरान भोजपुरी में गाना गया और जनता से वोट मांगे। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बक्सर से भाजपा प्रत्याशी को पीएम मोदी का सिपाही और फिर सनातन का सही राही बताते हुए लोगों से वोट करने की अपील की है और मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता का समर्थन मांगा है। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बक्सर में 1 जून को वोटिंग है और इस सीट पर पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा के निर्दलीय चुनाव लड़ने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। हालांकि बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार मिथिलेश तिवारी के लिए प्रचार कर रहे हैं और अब मनोज तिवारी ने भी भोजपुरी अंदाज में गाना गा करके उनके लिए वोट मांगे हैं। खबर बिहार के पूर्णिया से सामने आई है। जब बिहार के पूर्णिया जिले में 0 माइल के पास उस समय लोगों की भीड़ जमा हो गई जब एक लड़की और लड़के के बीच मारपीट होने लगी। वहीं पर लड़की ने लड़के को पकड़ करके रखा था और उसे अपना पति बता रही थी। वहीं पर घटना की सूचना पर पुलिस पहुंच करके दोनों लड़का और लड़की को पकड़ करके थाना ले आई। वहीं पर लड़की ने बताया है कि उसका लड़का उसका पति है जिसने पूर्णिया के आस्था मंदिर में उससे शादी की थी, जहाँ युवक शादी करने के बाद ऑटो लाने के बहाने वहां से गायब हो गया था। इस घटना के बाद लड़की लड़का को खोजती रही। उसे खोजते खोजते जब वो 0 माइल के पास पहुंची तो फिर उसने देखा कि युवक फोन पर बात कर रहा था। यह युवक को फोन से बात करता हुआ देख करके लड़की ने उसे पकड़ लिया और थाने में शादी करने का पूरा वीडियो दिखा दिया। पीड़ित युवती ने बताया है कि वे फिजियोथेरेपी क्लिनिक में काम करती है। यह साल 2019 में अंजनी कुमार नाम का युवक अपने माँ का इलाज कराने के लिए क्लिनिक में लेकर गया था। वहीं पर मरीज के नाम और फिर डिटेल्स लेने में मोबाइल नंबर भी शेयर किया गया था। एक दिन महिला के ना आने पर उसे फोन किया गया जो कि उसके बेटे का नंबर था। जब पीड़ित लड़की ममता कुमारी ने बताया है कि युवक के पास नंबर चले जाने से वह बार-बार मैसेज और फोन भी करने लगा। जब लड़की ने बताया है कि वे अनुसूचित जाति से आती है जबकि लड़का उच्च जाति का ब्राह्मण है। जब इस बात की दुहाई लड़के को दी गई तो फिर लड़के ने कहा है कि प्यार में जाति धर्म नहीं देखा जाता है, जिसके बाद लड़की उसके झांसे में आ गई और दोनों मिलने लगे। जब लड़की ने बताया है कि इस दौरान वे गर्भवती भी हो गई मगर शादी और समाज की दुहाई देकर के उसका गर्भपात करा दिया गया। जब लड़की ने बताया है कि लड़के के इस व्यवहार के कारण से वे समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है। फिर लड़की ने महिला थाने में युवक और उसके परिवार वालों के ऊपर मामला दर्ज कराया। इधर अपने बेटे के करतूत देखकर के घर वालों ने आनंद फानन में लड़की की शादी समस्तीपुर जिले में करवा दी। जब ये बात लड़की को पता चली तो फिर वह युवक को खोजने लगी, आने जाने वाले रास्ते में उसका इंतजार करने लगी। इसी खोजबीन के दौरान लड़की को गुलाब बाग के 0 माइल के पास लड़का दिखाई दिया। उसे देख करके वह शोर मचाने लगी और फिर युवक को पकड़ लिया। इस दौरान दोनों के बीच मारपीट भी हुई। दोस्तों, बिहार में इंडिया और एनडीए गठबंधन के नेता लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर के पूरी ताकत झोंके हुए। इसको लेकर के जमकर के बयानबाजी भी हो रही है और दावे भी किए जा रहे हैं। इस बीच सोमवार को बीजेपी से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस लहर में सब साफ हो जाएंगे। 4 जून के बाद लालू यादव और तेजस्वी यादव किसी मस्जिद में पड़े रहेंगे। 400 के पार हो चुका है अब हम लोग। वहीं पर पीएम मोदी ने इशारों में लालू परिवार पर कार्रवाई की बात कही थी तो इस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा था कि वे डरने वाले नहीं हैं। वहीं अब इस पर गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लालू यादव डरे हुए हैं और थके हुए हैं, इसीलिए ऐसी बातों को लोगों के बीच रखने का काम करते हैं। लालू यादव का पूरा कुनबा सिर्फ मुसलमान चिल्लाते रहा है, लेकिन मुसलमान चिल्लाने से आपका खाता नहीं खुलेगा। दोस्तों, के पाठक ने एक अनोखा आदेश निकाला है कि अब बिना एडमिशन के 11वीं की क्लास कर सकेंगे स्टूडेंट। जी हाँ, इसको लेकर के टीचर्स भी हैरान है तो स्टूडेंट भी हैरान है। आपको बता दूं कि बिहार में जब से शिक्षा विभाग की कमान के पाठक ने संभाली है तब से लगातार कोई न कोई ऐसे कदम उठा रहे हैं जिसकी चर्चा सबसे अधिक होती है। इसी कड़ी में अब शिक्षा विभाग के नए निर्देश के बाद स्कूलों और फिर कॉलेजों में खलबली मच गई है। दरअसल अब बिना नामांकन और बिना पढ़ाई के ही इस परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। इस कदम के बाद तमाम लोगों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। दरअसल राज्य के अंदर मैट्रिक और इंटर फरवरी के प्रथम सप्ताह में इंटर की वार्षिक परीक्षा एवं दूसरे सप्ताह में मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा आयोजित की गई है। इसका परिणाम भी घोषित हो चुका है, परंतु इंटर में नामांकन नहीं होने के कारण कई माह बीत जाने के बावजूद भी सड़क पर बच्चे भटक रहे हैं। अब शिक्षा विभाग ने यह निर्देश जारी कर दिया है कि नामांकन प्रक्रिया के बाद में पूरी की जाएगी। पहले जिन छात्रों ने जिस विद्यालय से मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा पास की है वे 11वीं की कक्षा बिना नामांकन के प्रारंभ कर देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने विज्ञापन जारी करते हुए 30 मई से 8 जून तक मासिक परीक्षा का कैलेंडर भी जारी कर दिया है। कई विद्यालयों के प्रधानों ने इस आदेश पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि मैट्रिक पास करने के बाद अगर नामांकन नहीं हुआ तो फिर ये कैसे तय करेंगे कि हमारे यहाँ कितने छात्र कला में हैं और कितने छात्र विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय में नामांकित होंगे। जब बिना नामांकन बिना पढ़ाई कितने छात्र किस संकाय में परीक्षा देंगे ये तय करना मुश्किल हो रहा है। कई बार ये भी देखा गया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीएसईबी के माध्यम से पास मैट्रिक के छात्र भी इंटर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से करते हैं।
दोस्तों इस डिजिटल युग में दूसरा इंटरनेट यूजर्स यूपीआई के जरिए पेमेंट कर रहा है। जब फोन में यूपीआई ऐप के साथ पैसे ट्रांसफर करने का ये काम सेकंड में हो जाता है। आप भी सुई से लेकर के हाथी तक की चीजों के लिए यूपीआई पेमेंट करते होंगे। क्या आपके जहन में ये कभी सवाल आया है कि आप एक दिन में कितने रुपए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? यहाँ आपको बताना जरूरी है कि यूपीआई के लिए ट्रांजैक्शन की एक लिमिट सेट करता है। इस लिमिट को ध्यान में रखते हुए यूपीआई के जरिए पेमेंट की जा सकती है। यूपीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक नॉर्मल यूपीआई के लिए ट्रांजैक्शन की लिमिट 1 लाख रुपए है। ये लिमिट पर ट्रांजैक्शन के लिए है। वहीं पर कैपिटल मार्केट, कलेक्शन, इंश्योरेंस में यूपीआई ट्रांजैक्शन के साथ यही लिमिट बढ़कर के 2 लाख रुपए हो जाती है। यूपीआई और आईपीओ और रिटेल डायरेक्ट स्कीम के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट 5 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन रखी गई है। वहीं पर पेमेंट वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 8 दिसंबर 2023 से भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पेसिफिक फील्ड के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ा दी है। यह भारतीय रिजर्व बैंक ने शिक्षण संस्थानों और फिर अस्पतालों को दी जाने वाली यूपीआई पेमेंट की लिमिट 5 लाख रुपए तय की है। आपको बता दें कि 2023 से पहले शिक्षण संस्थानों और फिर अस्पतालों के लिए यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए थी। दोस्तों काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भोजपुरी सिनेमा स्टार पवन सिंह रविवार को हसनपुरा पहुंचे, जहां हसपुरा बाजार में स्वागत किया गया। पवन सिंह ने कहा कि काराकाट को कोई नहीं जानता था। जब से मैं यहां से चुनाव लड़ने आया हूं, देश में चर्चा हो रही है। जब काराकाट को देश के साथ साथ विदेश के लोग भी जान गए हैं। काराकाट का बेटा और भाई हूँ। आम जनता उनके लिए भगवान है। यह जनता के आशीर्वाद से गायक और अभिनेता है। उन्होंने कहा कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विकास के संकल्प के साथ चुनावी मैदान में आए हैं ताकि इस क्षेत्र में विकास की नई धारा बह सके। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना उद्देश्य है। साथ ही पवन सिंह ने कहा कि नौजवान ही देश में बदलाव ला सकते हैं। युवाओं के सहयोग से क्षेत्र का विकास होगा। इसके अलावा पवन सिंह ने काराकाट में रोजगार के नए संसाधन उपलब्ध कराने, ऑर्गेनिक और फिर आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने और फिर उनके लिए प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना आदि का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि डालमिया नगर की बंद पड़ी फैक्ट्री को फिर से चालू करने और फिर नए उद्योगों का विस्तार करके युवाओं का भविष्य संवारने का भरपूर प्रयास करूंगा। उन्होंने महिलाओं के लिए स्मार्ट पिंक टॉयलेट का निर्माण कराने और फिर काराकाट में फिल्म इंडस्ट्री का निर्माण करा करके कलाकारों को उचित सम्मान दिलाने सहित 20 घोषणाएं की है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी वोटिंग के बीच नतीजों पर भविष्यवाणी की है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि एक बात साफ है कि बीजेपी 370 पार नहीं पहुंच रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी 270 से नीचे भी नहीं जा रही है। एक चैनल से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी 2019 की तुलना में इस बार बेहतर करेगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी ने पिछले चुनाव में 303 सीटें जीती थी। बीजेपी इस बार इससे बेहतर करने जा रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछली बार बीजेपी ने जो 303 सीटें जीती थी, उनमें से देखना होगा कि बीजेपी कहां से जीती थी। इन 303 सीटों में बीजेपी 250 सीटें नॉर्थ वेस्ट में जीती थी। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या इस बार बीजेपी को इस क्षेत्र में नुकसान पहुंच रहा है। क्या इस क्षेत्र से इस बार बीजेपी को 50 से ज्यादा सीटें हार का सामना करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने बताया है कि दूसरा क्षेत्र है ईस्ट और साउथ, जब बिहार, ओडिशा, बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और आंध्र प्रदेश। इस क्षेत्र में बीजेपी के पास अभी मात्र 50 सीटें हैं। लेकिन इस चुनाव में इन राज्यों में बीजेपी का वोट प्रतिशत और सीटें दोनों बढ़ रही है। बंगाल, ओडिशा, असम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल में बीजेपी की सीटें 15 से 20 बढ़ रही है। दोस्तों बुरके की आड़ में शराब तस्करी हो रही है। जी हाँ, आपको बता दूं कि एक महिला झारखंड से नवादा, बिहार ला रही थी, शराब ला रही थी बुरके की आड़ में। आपको बता दूं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। इसके बावजूद भी शराब कारोबारी शराब तस्करी के नए तरीके अपनाते रहते हैं। हालांकि बिहार पुलिस भी शराब माफियाओं का पर्दाफाश कर देती है। ऐसा ही मामला बिहार के नवादा जिले के रजौली चेक पोस्ट से पर देखने को मिला है, जहाँ पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल रजौर अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित रजौली चेक पोस्ट पर एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की टीम ने एक बस की तलाशी के दौरान एक महिला तस्कर को विदेशी शराब और फिर बियर के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक उत्पाद टीम को महिला तस्कर गिरोह द्वारा बस से शराब की तस्करी करने की सूचना मिली थी। सूचना पर मद्य निषेध अधीक्षक अरुण कुमार मिश्रा द्वारा बस की सख्ती से जाँच करने और फिर सघन तलाशी लेने का निर्देश दिया गया था। इसी सिलसिले में जाँच टीम ने झारखंड से आ रही श्री सियाराम रत्न नामक बस को जाँच के लिए चेक पोस्ट पर रोका। सघन तलाशी के दौरान एक महिला जो बुर्का पहने हुई थी, उसे शराब से भरे हुए थैले के साथ गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार महिला तस्कर शराब की खेप लेकर के कोडरमा से बिहार शरीफ जा रही थी। जहां आरोपी महिला की पहचान नालंदा जिले की बिहार शरीफ थाना क्षेत्र की छज्जू मोहल्ला निवासी मोहम्मद इरफान की पत्नी रूबी खातून और के तौर पर हुई है। उनके पास से कुल 30 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई है, जिसमें विस्की की 750 ml की 6 बोतलें और फिर बियर की 500 ml की 24 बोतलें शामिल है। दोस्तों
दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण के प्रचार को लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार आए हैं। जब बिहार आए, जहां पर सोमवार को उनकी 3 जनसभाएं हुई। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी इस जनसभा को संबोधित किया। दोनों नेता भाजपा पर जमकर के बरसे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को इस दौरान निशाने पर लिया है। जहां खुसरूपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने पहले हुंकार भरी और पीएम मोदी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का भाषण अब नहीं सुनना चाहिए किसी को। वे मंदिर, मस्जिद, मटन, मछली और मुजरे की बात करते हैं। उनका यही मुद्दा है। वे बिहार आकर के लालू जी को, तेजस्वी को, राहुल जी को गाली देते हैं। यह प्रधानमंत्री पद का उन्हें गरिमा रखना चाहिए था। नरेंद्र मोदी को तेजस्वी ने विश्व का सबसे झूठा प्रधानमंत्री तक कह दिया है और बोले कि वे ये गोबर को हलवा बना देते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये तेजस्वी को जेल भेजने की गारंटी देते हैं, पर तेजस्वी और राहुल गांधी नौकरी देने की गारंटी देते हैं। जय तेजस्वी ने चुटकी भी ली और कहा कि मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन, नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, बहनों के खाते में लाख रुपए आएगा खटाखट खटाखट खटाखट, बीजेपी हो जाएगा सपाचट सपाचट सपाचट, कांग्रेस लालटेन पर वोट मिलेगा ठकाटक ठकाटक ठकाटक। आप मिजाज बुलंद रखिए। जब तेजस्वी ये कह रहे थे तब उनके पास बैठे राहुल गांधी मुस्कुरा रहे थे। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर जिहादी इंडिया गठबंधन को मदद कर रहा है तो भारत सरकार की एजेंसियां क्या कर रही है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री फेल हो गए हैं क्या, अब तो वे जाने वाले हैं। अब वे पाकिस्तान करते रहे और बिहार के लोगों को पाकिस्तान भेजते रहे। इस दौरान उन्होंने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तानी है और इंडिया में आकर के बस गए हैं। उन्होंने अपना घर भी दिखाया था जब उन्होंने कहा कि देश में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी के और आरएसएस के लोग पागल हो गए हैं, इसलिए इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान की सबसे हॉट सीट बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र से रविंद्र सिंह भाटी फिर चर्चा में आ गए हैं। इस बार चर्चा की वजह बाड़मेर जैसलमेर नहीं बल्कि बिहार की काराकाट लोकसभा सीट है। काराकाट सीट से भोजपुरी स्टार पवन सिंह निर्दलीय मैदान में उतरे हुए हैं। रविंद्र सिंह भाटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे जनता से अपील कर रहे हैं कि बिहार की काराकाट सीट पर पवन सिंह के पक्ष में मतदान करें। रविंद्र सिंह भाटी वीडियो में बिहार और फिर काराकाट की जनता को नमन करते हुए कह रहे हैं कि बड़े भाई पवन सिंह की आवाज देश के कोने कोने में जा रही है। काराकाट की जनता उन्हें जीत का आशीर्वाद है, जहां उन पर विश्वास जताएं, उन्हें भारी बहुमत से जीत दिलवा करके देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में भेजें। रविंद्र सिंह भाटी ने इस एक वीडियो शेयर किया है और वीडियो के द्वारा ये सब बातें कह रहे हैं जो पवन सिंह के बारे में, पवन सिंह के सपोर्ट में, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने पारिवारिक कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण बिहार के काराकाट पहुंच करके पवन सिंह के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर पाने के लिए माफी भी मांगी है। साथ ही रविंद्र सिंह भाटी ने विश्वास दिलाया है कि वे पवन सिंह के विजय जुलूस में जरूर शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 27 मई को एक दिवसीय दौरे पर बिहार आए। इसको लेकर के बिहार में जनसुराज पद यात्रा कर रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार में कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि मैं बिहार में हूं और इसी राज्य में पद यात्रा कर रहा हूं जहां तक कांग्रेस का सवाल है और कांग्रेस के संदर्भ में मुझसे सवाल का जवाब चाह रहे हैं तो हमको तो बिहार में कांग्रेस कहीं गाँव देहात में नहीं दिखी। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं पिछले 17 महीने से पद यात्रा कर रहा हूँ, मुझे न कहीं कांग्रेस दिखी और न कांग्रेस का झंडा दिखा, जब ना ही कोई कार्यकर्ता दिखा, ना ही कोई कार्यक्रम दिखा। उन्होंने कहा है कि इसके बावजूद भी कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। अगर बिहार में कोई भी प्रयास कर रहा है तो फिर अच्छी बात है। इस दौरान राजद को लेकर के प्रशांत किशोर ने कहा है कि अब किसको कौन सी जिम्मेदारी कौन सा दल दे रहा है, ये तो फिर दलों की अपनी समझ है। राजद की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह पर है। अब ये पद उन्हें क्यों दिए, ये तो फिर राजद वाले ही बता सकते हैं। कांग्रेस वाले बता सकते हैं कि बिहार में क्या करना चाहिए। दोस्तों, भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव भी अब पवन सिंह के साथ आ गए हैं। यह खेसारी लाल यादव आज मंगलवार को काराकाट क्षेत्र का दौरा करेंगे और पवन सिंह के लिए वोट मांगेंगे। उन्होंने टीजर जारी करके अपने फैंस को ये जानकारी दी है। टीजर में खेसारी लाल यादव कहते हैं कि अपने बड़े भाई पवन सिंह के समर्थन में काराकाट में 28 मई को रहेंगे। खेसारी लाल यादव ने कहा कि पवन सिंह को इतना वोट से जिताई कि पूरी दुनिया चर्चा होके। जब बताया है कि वे 5 जगहों पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सबसे पहले वे विक्रमगंज पहुंचेंगे, फिर नोखा, फिर ओबरा, फिर गोह एवं बारूण में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और कहा कि ऐसा लग रहा है कि सिर्फ काराकाट में चुनाव हो रहा है। जिस तरह से संगीत क्षेत्र में काम किया है, कला के क्षेत्र में बड़ा काम किया, उसी तरह से अब बड़ा नेता बनना ताकि क्षेत्र का विकास कर सके। जब पवन सिंह के चुनाव चिन्ह की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उनका चुनाव चिन्ह कैंची छाप है, जिन लोगों ने विकास नहीं किया है उनको कतर के हटा देंगे। आपको बता दें कि पवन सिंह के मैदान में आने के कारण काराकाट हॉट सीट बन गई है। यह मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है।
जय एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा एनडीए इंडिया गठबंधन के राजा राम सिंह के साथ अब निर्दलीय पवन सिंह की चर्चा पूरे क्षेत्र में है। अब खेसारी लाल यादव का साथ मिलने से पवन सिंह और मजबूत होते जा रहे हैं। शादी के 10 साल बाद पति अपनी पत्नी को घर से इसलिए बाहर निकाल दिया गया क्योंकि पति को अब उसकी पत्नी बदसूरत लगने लगी। मामला बिहार के जमुई जिला का है। जमुई के लछुआर थाना क्षेत्र के जनहिंद डी गांव में शादी के 10 साल बाद पति ने 4 बच्चे की मां को बदसूरत बता करके घर से निकाल दिया और खुद दूसरी शादी कर ली। इसको लेकर के पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत दर्ज की है। जी हाँ, फिलहाल पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं की गई है। आवेदन देने के बावजूद भी महिला थाने पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। इसके बाद पीड़िता अपने 4 छोटे छोटे बच्चों के साथ सोमवार को समाहर न्यायालय स्थित एसपी शौर्य सुमन के कार्यालय पहुंची। यहां उन्होंने आवेदन देते हुए बताया है कि वे लछुआरा थाना क्षेत्र के जान सिंह डी गांव के रहने वाले विकास दास की पत्नी ममता देवी है। इसकी शादी 10 साल पहले जन सिंह डी निवासी तुलसी रविदास के बेटे विकास दास के साथ हुई थी। जब महिला की 8 साल की बेटी विधा कुमारी, दूसरा बेटा 5 साल का विशाल कुमार, तीसरी लड़की विशाखा कुमारी और 3.5 साल की एक चौथा बेटा 2.5 साल का है। वहीं पर पीड़ित महिला ने बताया है कि उसके पति विकास दास ने उसे बदसूरत बताते हुए कहा कि अब उसे वो अच्छा नहीं लगती है। साथ ही मारपीट करके उसे 4 छोटे छोटे बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसने दूसरी महिला के साथ शादी कर ली। बताओ तेजस्वी यादव बीजेपी से कितने पैसे लेकर के अपने बहन की सीट हारे थे। ये कहना मेरा नहीं, ये कहना है एआईएमआईएम का, जो कि तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। जहां एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लालू परिवार पर आज तीखा प्रहार किया है। जब पटना के पालीगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि लालू और तेजस्वी को बीजेपी को हराने से कोई मतलब नहीं है, वे सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि लिख करके ले लो, लालू नीतीश से मोदी और फिर बीजेपी नहीं रुकने वाली है। वे सिर्फ खरीदना और फिर बेचना जानते हैं और दूसरे के बारे में झूठी अफवाह फैलाते हैं। ओवैसी राजद और फिर कांग्रेस के झूठ को अपने जूते की नोक पर रखता है। जहां पटना के पालीगंज में पाटलिपुत्र सीट पर अपनी पार्टी एआईएमआईएम के उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव मुसलमानों को अपना गुलाम समझते हैं। उन्होंने बहुत दिनों तक मुसलमानों से गुलामी करवाई है, तभी अब एआईएमआईएम बिहार में आई तो फिर उसकी नींद उड़ गई है, इसलिए झूठ फैलाना शुरू कर दिया है, कहना शुरू कर दिया है कि ओवैसी बीजेपी का बी टीम है। दोस्तों, भाभी और देवर का रिश्ता बेहद अनमोल होता है। वहीं इस दौर में कुछ ऐसे भी लोग रह रहे हैं जो इस रिश्ते को बदनाम कर दिए हैं। अच्छा, आपने तो कई बार सुना ही होगा कि भाभी और देवर ने शादी कर ली। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। दरअसल जो मामला सामने आया है, ये जो मामला है वह बिहार के रोहतास जिला का है, जहाँ देवर और भाभी को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, फिर गाँव का मुखिया दोनों की शादी करा डालता है। दरअसल ये तब हुआ जब पति घर पर नहीं रहता था। आपको बता दें कि पति के घर पर न रहने की वजह से दोनों को अब एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वहीं पर पति को इसकी जानकारी भी नहीं थी कि उसके पीठ पीछे ये सब चल रहा होगा। जब पति की छुट्टी हुई तो फिर वो घर आया, जहाँ रात में दोनों पति पत्नी एक साथ सोए हुए थे। जब आधी रात को पति का नींद खुली तो फिर उसने देखा है कि उसकी पत्नी बिस्तर पर नहीं है। पत्नी को खोजते खोजते पति अपने छोटे भाई के कमरे में जा पहुंचा। फिर उसने जो देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि पत्नी उसके छोटे भाई के साथ सोई हुई है। जब पति ने ये सब देख करके इसका विरोध किया तो फिर दोनों ने साथ रहने के लिए बोला। वहीं पर इस मामले को पति ने गंभीरता से लेते हुए पूरी जानकारी पुलिस को दे दी। यह सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फिर दोनों को थाने बुलाया। जहां मामले की छानबीन करने के बाद मामला संबंधित पंचायत के मुखिया को सौंप दिया गया। वहीं पर मुखिया ने पंचायत भवन पर दोनों यानी कि देवर और भाभी की शादी करा डाली। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को बिहार के आरा, पाटलिपुत्र और फिर पटना साहिब में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर जमकर के प्रहार किया। उन्होंने कहा कि देश में सेना के लिए 2 तरह की नौकरी हमारी सरकार में नहीं रहेगी। हमारी सरकार बनते ही 20 लाख युवाओं को नौकरी तुरंत दी जाएगी। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ इधर उधर की बात करेंगे, लेकिन मजदूरों के मुद्दे की बात नहीं करेंगे। देश के गरीब और फिर गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। देश में सिर्फ 25 से 30 लोग ही अमीर हैं, बाकी करोड़ों लोग गरीबी में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना लाकर के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। जातीय जनगणना पीएम मोदी ने नहीं करवाया। हमने जातिगत जनगणना कराने की मांग की तो फिर मोदी जी चुप हो गए। जब कहने लगे कि देश में कोई भी जाति है ही नहीं, केवल अमीर और गरीब 2 ही जातियां हैं। राहुल गांधी ने सवाल किया है कि यदि देश में जाति नहीं है तो फिर आप मोदी जी आप अपनी जाति ओबीसी क्यों बताते हो। राहुल गांधी ने दावा किया है कि हमारी सरकार 2 तरह के शहीदों का दर्जा पसंद नहीं करेगी। जब हम लोग इस योजना को फाड़ करके कूड़ेदान में फेंक देंगे ताकि युवा सामान्य सेना की तरह ही देश सेवा कर सके।
दोस्तों, बिहार में उमस भरी गर्मी के बीच ट्रेनों से यात्रा करना मुश्किल हो गया है। यहाँ कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों की देरी से चल रही है और अपने गंतव्य स्थान पर देरी से पहुंच रही है, जिस कारण यात्रियों को गर्मी के मौसम में सफर करने में दिक्कत हो रही है। खास करके बुजुर्गों और फिर बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। उमस भरी गर्मी में ट्रेनों के लेट होने की वजह से लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर देखने को मिला है, जहाँ यात्रियों ने सोशल मीडिया पर रेलवे के आला अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की है और ट्रेन को तय समय पर चलाने की बात कही है। बिहार जाने वाली ट्रेनें लेट हो रही है, जहां उसमें लोकमान्य तिलक समस्तीपुर स्पेशल ट्रेन और देहरादून से मुजफ्फरपुर के बीच चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन भी शामिल है। और भी बहुत सारी ट्रेनें हैं जो काफी ज्यादा लेट से चल रही है। बिहार में अब मुस्लिम मुख्यमंत्री बनेगा। जी हाँ, ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का। आपको बता दें कि 7वें चरण की वोटिंग से पहले ही असदुद्दीन ओवैसी ने नया दांव खेल दिया है। जब लोकसभा चुनाव के 7वें और फिर अंतिम चरण की वोटिंग से पहले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में मुस्लिम कार्ड चला दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव और फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया और पूछा है कि बिहार का CM एक मुस्लिम क्यों नहीं बन सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैं बिहार के सभी अल्पसंख्यक समुदाय के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, क्यों नहीं आप बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते। आगामी विधानसभा चुनाव में हम लालू यादव और नीतीश कुमार बताएंगे कि बिहार का एक मुख्यमंत्री मुसलमान भी बन सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने लालू प्रसाद यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मैं लालू यादव और फिर उनके परिवार को अपना नेता नहीं मानता, इसीलिए नहीं मानता हूं कि मेरा मानना है कि आप में उनकी अधिक काबिलियत है। उन्होंने अपने परिवार से अपनी 2 बेटियों को टिकट दिया, इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हमारी हो सकती है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2014 में मोदी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख हर एक अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। जब 2019 आया तो फिर मोदी ने कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए, बड़े बड़े वादे किए। आज मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि जो भारत से सच्ची मोहब्बत करते हैं, क्या तुम सिर्फ मस्जिद और मंदिर के झगड़े में उलझे रहोगे या फिर अपने रोजगार के लिए लड़ोगे।